नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मध्य प्रदेश की जानी मानी साहित्यकार शीला मिश्रा की लिखी हुई कहानी पिघलते हिमखंड। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सुमन को विश्वास ही नहीं हो रहा था। हंसता खेलता चहकता सा उसका अपना घर अचानक तिनके सा बिखरने की स्थिति पर पहुँच सकता है। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी ऐसा भी हो सकता है। सबके साथ उसके संबंध इतने मधुर थे कि वे संबंध अनेक लोगों की ईर्ष्या का कारण बन जाते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्नेह के तंतु टूट गए? क्यों आया सासू माँ को इतना गुस्सा, वो भी माँ पर? वो समझ नहीं पा रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिससे वो इतनी नाराज़ हो गई? माँ जो पीछे की यूनिट में रहती हैं, जिन्हें सासू माँ ने ही पापा की मृत्यु के बाद जोर देकर यहाँ लाने के लिए कहा था, और जब वो लेकर आई तो सासू माँ खुशी से फूली नहीं समाई थी। धीरे धीरे दोनों माँओं के बीच इतने मधुर रिश्ते बन गए कि मानो वे बचपन की सहेलियाँ हों। फिर अब ऐसा क्या हो गया? इधर सासू माँ का बड़बड़ाना जारी था और उधर माँ का जार जार रोना। माँ तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थी, और सासू माँ से पूछो तो बस एक ही रट, मैं वृंदा से बात नहीं करूँगी, मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखूँगी। कारण क्या है? दोनों में से कोई बताने को तैयार नहीं। सुमन 3-4 बार माँ के पास चक्कर लगा कर आ गई, परंतु रोते रोते उनकी हिचकियाँ बंद हों तो वे कुछ बताएं। परेशान होकर वो बाहर बरामदे में टहलने लगी। क्या उसने माँ को यहाँ लाकर गलत किया? ये प्रश्न उसे मथे जा रहा था और उसके मन का पौधा विचारों की आंधी में डगमगा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों से विवशता के गर्म आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद सुमन को ढूंढते हुए विकास बरामदे में आए। उसकी ये अवस्था देखकर स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, देखो, परिस्थिति में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जो होना था वो तो हो गया। हम सोच विचार कर बाद में इस संबंध में बात करेंगे। अभी तुम खाना खाकर नियत समय पर सो जाओ, कल ऑफिस जाना है ना? मुझसे नहीं खाया जाएगा, और दोनों माँओं ने भी नहीं खाया है, कैसे खा लूँ? सुमन ने निर्भीता से उनकी ओर देखकर कहा। अच्छा, एक काम करो, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उन्हीं के साथ खाना खाकर वहीं सो भी जाना। इस हालत में उन्हें अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। मैं मम्मी को खाना खिला दूँगा। विकास ने सुमन को चिंताग्रस्त देखकर कहा। सुमन ने कृतज्ञतापूर्ण नज़रों से विकास की ओर देखा। उसे विकास की यही बात बहुत अच्छी लगती है। कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, ये बहुत समझदारी से बिना आपा खोए स्थिति को संभाल लेते हैं। सुमन कपड़े बदलकर आवश्यकता के अनुसार सामान लेकर माँ के पास चली आई। उसके आने की आहट पाकर बिना उसको देखे ही वे भर्राए कंठ के साथ बोल पड़ी, मुझे वृद्धाश्रम भेज दे, बस आज ही, अभी। मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे भेज दो प्लीज़ सुमन। सुमन किंकरते विमूढ़ सी दोनों हाथों से उन्हें थामे उनका दारुण क्रंदन सुन रही थी। ये क्रंदन उसे दिल पर हथौड़े की तरह महसूस हो रहा था तथा शरीर में अजीब सी झुरझुरी हो रही थी कि तभी माँ ने उसके कपड़े पकड़कर खींचते हुए कहा, सुन रही है ना, मुझे यहाँ से भेज दे, कहीं भी, चाहे तो सामने मंदिर के कुएं में डाला। माँ! सुमन की चीख सी निकल पड़ी और वो माँ से लिपट गई। वे दोनों आपस में लिपट कर बच्चों की तरह फपक कर रो पड़ी। सांत्वना स्वरूप उन दोनों के अश्रु एक दूसरे की पीठ को पखार रहे थे। अपना अपना दुख बहाकर जब दोनों संभली तो सुमन ने माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए पूछा, माँ, पहले तुम मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। वे कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती कि उसके पहले ही मोटे मोटे आंसू उनकी आंखों से फिर छलकने लगे। उनकी ये दशा देखकर सुमन ने कहा, अच्छा, आप कुछ मत बोलिए, हम बाद में बात करेंगे। पहले खाना खा लीजिए, क्योंकि समय पर दवाइयाँ भी खानी हैं। नहीं, मन नहीं है। माँ की इस बात को सुनकर भी अनसुना करती हुई सुमन ने खाना गर्म किया और 2 प्लेटों में लगाकर माँ को पुकारा, माँ, आज मैं भी आपके साथ खाना खाऊंगी। ये सुनकर वृंदा धीमे कदमों से चलकर उसके पास आई और खाने के लिए बैठ गई। मन के कोलाहल को थामे दोनों बस खाना पूर्ति करके उठ गई। खाना खाने के बाद सुमन ने माँ को दवाइयाँ देते हुए कहा,
आप जल्दी से दवाइयाँ खा लीजिए, फिर मैं लाइट बंद कर देती हूँ। मुझे कल जल्दी उठना है, ऑफिस जाना है ना। क्यों, तू अपने घर नहीं जा रही? दामाद जी चिंता करेंगे ना, माँ ने चिंता युक्त स्वर में कहा। नहीं, मैं आज आपके पास ही सोऊंगी। आपके दामाद जी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। ये सुनकर वृंदा कुछ नहीं बोली। शायद उनका आहत मन भी बेटी का सानिध्य चाहता था। वे उसे तकती हुई बिस्तर पर लेटती हुई बोली, तुम भी जल्दी से सो जाना। उनके शब्दों से झड़ती उदासी उसे बड़ी दयनीय लगी। लहूलुहान मन को संभाले माँ धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गईं। किंतु सुमन, उसकी आंखों में नींद कहाँ? अतीत के गलियारों में भटकते हुए उसे माँ बाबा का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। बाबा कितना ख्याल रखते थे माँ का। वे रेलवे में बड़े पद पर थे। सारी सुख सुविधाओं से युक्त माँ का जीवन रहा है। हाँ, बाद में भैया की अकर्मण्यता से माँ बाबा दोनों ही परेशान रहने लगे थे। और पता नहीं भैया की संगत खराब थी या उनकी बुद्धि। हमेशा कोई ना कोई परेशानी बाबा के लिए खड़ी कर देते। कभी पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते तो कहते कि पार्टनर ने धोखा दे दिया। कभी बैंक से लोन लेते तो चुका नहीं पाते। आए दिन नई नई परेशानियां खड़ी होते देख एक दिन बाबा ने गुस्से में कह ही दिया कि किसी दूसरे शहर में जाकर अपना बिजनेस करो। बस उस दिन के बाद भैया जो गए तो वापस पलट कर नहीं आए। एक दिन उड़ते उड़ते खबर मिली कि भैया ने शादी कर ली है। ये खबर सुनकर माँ का ममत्व तो उल्लसित हो उठा, किंतु न मिल पाने की असमर्थता उन्हें बेचैन कर देती। वे अपना दुख पापा से छिपाकर अकेले में अश्रुओं के माध्यम से बहाती और दूसरी तरफ पापा ने दुख का पहाड़ अपने अंदर ही समेट कर रखा था और उस पहाड़ के बोझ तले उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला जा रहा था। और एक दिन सारे दर्द को अपने में समेटे वे संसार से विदा हो गए। खबर मिलते ही मैं विकास के साथ तुरंत पहुंच गई। माँ को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था और उधर ढूंढाई मची थी भैया के लिए। सारे जान पहचान वाले बस इसी एक काम में लग गए, क्योंकि माँ ने जिद जो ठान ली थी कि बेटा ही मुखाग्नि देगा। भैया आए, पूरे 13 दिन रुके, सारे कर्मकांड किए। फिर 14वें दिन ओफो, जो हंगामा किया कि बस। मुझे इस मकान का हिस्सा चाहिए, जल्द से जल्द। माँ तो अभी सदमे से निकल ही नहीं पाई थी कि भैया की जिद ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। वो तो पापा की चातुर्य बुद्धि ही थी कि समय रहते वसीयत तैयार करवा के मकान माँ के नाम लिख गए थे। भैया के व्यवहार से आहत माँ की दयनीय अवस्था देखकर मैं अपना आपा खो बैठी और गैर जिम्मेदार व्यवहार के कारण भैया को जमकर लताड़ लगाई। मैं ये तो अच्छी तरह से जानती थी कि भैया की अकर्मण्यता के कारण ही पापा मानसिक व शारीरिक दोनों ही स्तर पर कमज़ोर हो गए थे। और अब भैया की ये मांग, माँ भी भैया की इस मांग से बिखर न जाए, इस चिंता से विचलित हो मैं फट पड़ी थी। किंतु जिसे मैं कर्तव्य का पाठ पढ़ा रही थी वो बातों को अनसुना करता हुआ अपना सामान बांध रहा था। और दूसरी तरफ माँ, पता नहीं उनको क्या हुआ, अचानक उठी और भैया के पास जाकर उसे अपने पास रुकने के लिए मनाने लगी। शायद वैधव्य की चादर ने पुत्र मोह का रंग और गाढ़ा कर दिया था। मैं आंखें फाड़े कुछ देर देखती रही, फिर माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ, शायद सभी माँ ऐसी ही होती हैं, पुत्र मोह में अंधी, उसे ही झिड़क दिया। अरे ज़रूरत होगी तभी मांग रहा है, फिर मेरा क्या है, अकेली हूँ, रह लूँगी 2 कमरों के घर में। उस दिन की घटना आंखों के सामने आते ही सुमन की रुलाई फूट पड़ी और मुंह से बरबस निकल पड़ा। बाबा, बहुत जल्दी चले गए आप। क्यों? मैं थक जाती हूँ बाबा, बहुत थक जाती हूँ मैं। उसे बाबा का प्यार भरा स्पर्श, सहारा, सलाह, देखभाल सब याद आने लगा। चुपचाप अश्रुओं को बहाते बहाते उसे गले में खराश सी होने लगी। उसने उठकर पानी पिया, फिर सोने का प्रयास करने लगी, किंतु अतीत के पन्ने फड़फड़ाते हुए फिर सामने आ गए। उस दिन माँ का मुझे झिड़कना विकास को चुभ गया और वे उसे एक तरफ खींच कर ले गए और बोले, देखो पापा, वो मकान माँ के नाम कर गए हैं, अब उन्हें जो निर्णय करना है करने दो। मैं कहती रह गई कि तुम भैया को नहीं जानते हो, बहुत स्वार्थी हैं, कहीं माँ किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। पर विकास ने उनकी एक नहीं सुनी और उसे वापस ले आए। मैं वापस तो आ गई, पर मेरा मन हमेशा
माँ के लिए व्याकुल बना रहता। और एक दिन चाचा का फ़ोन आया, बेटा तुम्हारी माँ चक्कर खाकर गिर गई थी, महाराजन ने तुरंत हमें खबर कर दी तो हम सब पहुँच गए, अब ठीक हैं, तुम अपनी सुविधा के अनुसार आकर देख जाना। तेरे भाई को भी खबर की थी पर चाचा की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि माँ उनके हाथ से फ़ोन लेकर कहने लगी, तुम घबराना नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ आओगी तो थोड़े ज़्यादा दिन के लिए आना, इस मकान को बिकवाना है, मेरे लिए एक छोटा सा घर देख लेना। फ़ोन रखते ही मैं फपक कर रो पड़ी थी। जितना दर्द माँ की तकलीफ़ का नहीं था, उससे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि माँ के स्नेह पर भैया का अधिकार हमेशा ज़्यादा रहा, चाहे मैं उनकी कितनी ही सेवा करूँ। इस हालत में भी वे यही चाहती हैं कि मैं आकर उनकी देखभाल करने के बजाय मकान बेचने पर ध्यान दूँ, क्योंकि उनका बेटा यही चाहता है। गालों पर बहती नमी से सुमन वर्तमान में लौटी, एक निगाह माँ की तरफ डाली। वे मासूम बच्ची की तरह सो रही थीं। मन में दया के भाव के साथ उसके मन में ये विचार उमड़ आया कि शायद ये प्रत्येक माँ के हृदय का वो भावनात्मक पक्ष है जो कोई बेटी कभी नहीं समझ सकती, और मैं तो शायद कभी भी नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ बेटी की माँ हूँ, मेरी प्यारी बेटी इला। इला की याद आते ही उसे अपनी आंखों में बसाए सुमन सोने का प्रयत्न करने लगी। दूसरे दिन आँख खुली तो सिर कुछ भारी था, पर ऑफिस की याद आते ही वो शीघ्र ही उठ बैठी। टेबल पर निगाह गई तो चौंक गई। माँ ने चाय नाश्ता तैयार करके रखा हुआ था। उसने माँ के साथ चाय नाश्ता किया और तेज़ी से अपने कमरे में आकर तैयार होकर विकास के साथ बैंक के लिए निकल पड़ी। दोनों ने चुप्पी ओढ़ रखी थी। शायद कल की घटना का प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर हावी था। वो मात्र एक घटना नहीं थी, बल्कि एक बवंडर था जो अपने आसपास की हंसी खुशी, संवाद, मन की तरलता सब लील गया था और छोड़ गया था सबके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। कई बार माँ ने सुलह करने की कोशिश की, सासू माँ के पास जाकर माफ़ी मांगी, पर उनकी जिद के आगे माँ की एक ना चली। सुमन ने भी सासू माँ से बात करनी चाहिए, पर उसे देख कर ही वो झिड़क देती। यहाँ तक कि विकास ने भी अपनी मम्मी को समझाना चाहा, पर जैसे इस बार उन्होंने ठान ही लिया था कि वो अपनी समधन से बात नहीं करेंगी। माँ अंदर ही अंदर टूटती जा रही थीं और सुमन, छोटे छोटे हिमखंड के टुकड़े माँ बेटी दोनों की चेतना में आकर ठहर गए थे। जब तब वे चुभते, कोंचते और उसकी पीड़ा का शोर आंखों में नमी बनकर बहता। सुमन की पीड़ा तो बैंक में काम करने में व्यस्त रहने से कुछ कम हो जाती, किंतु माँ ना अब वो मंदिर जाती, ना बाजार, और ना ही उसके परिचितों से मिलने जाती। यहाँ तक कि विकास के बुलाने पर भी नहीं आती। मन के भीतर उमड़ते ज्वार को किसी तरह थामे वे शून्य में दृष्टि जमाए बैठी रहती। सुमन जब बैंक से लौटकर उनके पास जाती तो उनका म्लान व उदास मुख देखकर वो तीव्र ग्लानि से भर उठती। और फिर एक दिन उसने एक निर्णय ले ही लिया। उसके घर के ठीक पीछे वाले मकान में नीचे का हिस्सा पिछले हफ्ते ही खाली हुआ था। हालांकि माँ के लिए वो काफ़ी बड़ा था, पर इतने नज़दीक कोई और घर मिलना संभव नहीं था। तुरंत फुरत मकान मालिक से बात करके उसने माँ को वहाँ शिफ्ट कर दिया और अपने ही घर की दीवार से वहाँ जाने का एक दरवाज़ा बनवा दिया। उस दिन के बाद से माँ उसके घर एक बार भी नहीं आई। सुमन ही जब तब उनके पास चली जाती और कभी कभी उनके घर के सामने वाले पार्क में उन्हें सैर के लिए ले जाती। महाराजन को दिन भर उनके पास रहने के लिए उसने मना लिया था और रात के लिए गार्ड था ही। इधर सुमन की सासू माँ ने अपनी दोनों बेटियों को इस बीच जो कुछ भी घटित हुआ था उसकी खबर कर दी थी। तभी दोनों एक एक करके आईं और हफ्ता रुक कर चली गईं। पर सुमन से इस विषय पर दोनों ने कोई बात नहीं की। हाँ, उनके व्यवहार में आया बदलाव उसने अवश्य महसूस किया था। अपनत्व का सोता जो उनके संबंधों में कल कल करके बहता था वो सूख सा गया था, और उस बात की छाया धूप की परछाई की तरह उन दोनों के मुख पर हर समय व्याप्त रहती, जो कि सुमन को अभी तक नहीं मालूम थी। उनकी अप्रसन्नता के बोझ से सुमन इस तरह झुलसती मानो चिलचिलाती धूप में उसके सिर पर तनी छतरी समेट ली गई हो। इस सब के बावजूद उसकी कोशिश यही रहती कि उसके व्यवहार से किसी को चोट ना पहुँचे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। एक दिन बैंक में विकास के पास फ़ोन पहुंचा कि सासू माँ गिर पड़ी हैं।
विकास ने सुमन को बताया और दोनों तुरंत बैंक से निकलकर घर आए। सासू माँ के पैर की सूजन से स्पष्ट था कि फ्रैक्चर है। वे दोनों तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। पहले कच्चा प्लास्टर बंधा और फिर 3 दिन बाद पक्का। सासू माँ को पूरी तरह से आराम की आवश्यकता थी, इसलिए उनके लिए एक नर्स का प्रबंध कर दिया गया और सुबह शाम सुमन उनकी देखभाल कर ही रही थी। बहुत दिनों तक अबोले की स्थिति के बाद अब हाँ हूँ में सास बहू की बातचीत शुरू हो गई थी। विकास ने अपनी बहनों को खबर दे दी थी। दोनों फिर एक एक करके आईं। छोटी बहन अर्चना के जाने के बाद वंदना दीदी आई हुई थी। उनके आने से सुमन को थोड़ी राहत मिल गई। चूँकि राखी करीब थी तो उसे बाजार जाने का समय भी मिल गया। साड़ी के साथ मिठाई व नमकीन रखकर दीदी को देने के लिए सुमन सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसे दीदी के तल्ख भरे स्वर सुनाई पड़े। मम्मी, आपसे कहा ना आप जिद ना करो, इससे ज़्यादा मैं नहीं रुक सकती। आपने अर्चना को क्यों नहीं रोक लिया? उससे भी रुकने के लिए कहा था, पर वो अपनी बेटी की बोर्ड की परीक्षा के कारण नहीं रुक सकती थी। अब तुम तो मेरी हालत देख रही हो ना, इस समय मुझे सहारे की आवश्यकता है। सासू माँ के स्वर में अनुनय के साथ लाचारगी थी। मेरी भी कितनी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, ज़्यादा दिन रुकना मेरे लिए संभव नहीं है। और फिर आपकी देखभाल के लिए नर्स है, सुमन है, दीदी अपना सूटकेस जमाते हुए कह रही थी। पर जैसे ही उन्होंने सुमन को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा तो वे चुप हो गईं। उनके जाने के बाद सासू माँ के चेहरे पर छाई मायूसी सुमन को विचलित करती। पूरे जतन से उनकी देखभाल करती, परंतु सच तो ये है कि अशक्त अवस्था में दवाई के साथ जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है अपनों का साथ। अपनों से की गई बातें तन व मन दोनों के घाव शीघ्र भर देती हैं। करीब 1 महीने बाद सासू माँ को पुनः डॉक्टर के पास ले जाया गया। एक्सरे के बाद डॉक्टर ने करीब 20 दिन के लिए फिर से प्लास्टर चढ़ा दिया। प्लास्टर खुलने की आस में वे जिस उत्साह से क्लिनिक आई थीं वो तो गायब हो गया और उसकी जगह लेली गालों पर बहती नमी ने। उनकी ये अवस्था देख सुमन व विकास ने आपस में सलाह मशवरा किया और घर लौटते समय उनके लिए व्हील चेयर खरीदी। मंदिर के पास पहुंचकर विकास ने गाड़ी रोकी और दोनों मिलकर उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर मंदिर के प्रांगण में ले गए। दूर से ही उनको भगवान के दर्शन कराए, फिर प्रांगण का एक चक्कर लगाया। जिस मंदिर में वे प्रतिदिन जाती थीं वहाँ पूरे 1 महीने बाद घूमते हुए उनके मुख पर मुस्कान की हल्की सी रेखा झिलमिल कर रही थी। वहाँ से लौटकर विकास व सुमन जैसे ही उन्हें उनके कमरे में ले जाकर पलंग पर बिठाने लगे कि अचानक सासू माँ ने सुमन का हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों से झमाझम आंसू गिरने लगे। सुमन ने घबराते हुए विकास की ओर देखा। वे भी अचरज से उसकी ओर देख रहे थे। फिर बहुत प्यार से उन्होंने मम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हो गया मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? सासू माँ कुछ नहीं बोली, बस उन दोनों की ओर देखते हुए उनके नेत्रों से तीव्र गति से आंसू बहे जा रहे थे। विकास उनके बिल्कुल नज़दीक घुटने के बल बैठ गए और स्नेह से बोले, आप क्यों घबरा रही हैं? बस देखिएगा, पलक झपकते ही 20-22 दिन भी निकल जाएंगे। फिर सुमन की तरफ देखकर बोले, मम्मी के लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लाओ। सुमन मुड़ने को हुई कि अनायास सासू माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कहीं नहीं जाओ, आओ मेरे पास बैठो और बेटा तू वृंदा को भी बुला ला। सुमन और विकास भौचक्के से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी इस बात का पालन कैसे करें। तभी सासू माँ ने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, बेटी तू ही बुला ला, आज मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। विकास ने सुमन की तरफ देखकर जाने का इशारा किया। वो तेज़ कदमों से माँ के पास गई। उसकी बात सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। फिर कुछ महीने पहले आहत हुए आत्मसम्मान की पीड़ा उनके मुख पर काली परछाई की तरह पसर गई। उनकी ये दशा देख सुमन ने उनको विश्वास दिलाया कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा और फिर उन्हें अपने साथ लेकर आई। मुख पर किंचित संकोच भाव के साथ उन्होंने सासू माँ का अभिवादन करते हुए हाथ जोड़े। ये देखकर वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं और उनका हाथ पकड़कर बोलीं, तुम सही थी वृंदा, तुम बिल्कुल सही थी। इस बात की भूमिका से अनजान सुमन व विकास अचंभित हो सासू माँ की तरफ देखे ही जा रहे थे। सच में तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, तुमने उस दिन यही कहा था ना? जब मैंने कहा था कि मेरी बेटी अच्छी है तो तुमने कहा था कि नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छी है और आपकी बहू बनकर तो और भी अच्छी। सच में वृंदा, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है। मैं नाहक ही नाराज़ हो गई थी।
सासू माँ का कंठ अवरुद्ध हो आया। मैं इस बात के लिए आपसे आज भी माफ़ी मांगती हूँ, माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सासू माँ ने उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और भर्राए कंठ से बोली, नहीं, माफ़ी की कोई बात नहीं, मैं ही गलत थी वृंदा, बिल्कुल गलत। तुम्हारी बेटी और मेरी बहू वास्तव में बहुत अच्छी हैं। जिस निष्ठा के साथ वो दोनों रिश्ते संभाल रही है, इसके लिए उसे अच्छी नहीं अपितु सबसे अच्छी बेटी व सबसे अच्छी बहू कहना चाहिए। और तुम बिल्कुल सही थी वृंदा, बिल्कुल सही, मुझे माफ़ कर दो। अरे, इसमें माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं है। इतना कहते मेरी माँ सासू माँ से ऐसे लिपट गईं मानो दो पुरानी सहेलियाँ बहुत दिन बाद मिली हों। इतने दिनों बाद उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, सुमन व विकास आज जान पाए। जहाँ विकास विस्मय जनित हर्ष के साथ सुमन को निहार रहे थे, वहीं सुमन की आंखों से अविरल अश्रु बहे जा रहे थे। कितना कुछ शामिल था उन अश्रुकणों में। सासू माँ से प्राप्त होती आत्मीयता की मिठास, माँ का खोया हुआ आत्मसम्मान वापस मिलने की अपार खुशी और उस दिन का सच जानने की अद्भुत अनुभूति। सुमन का रोम रोम पुलकित हो उठा। अत्यंत भाव विभोर हो वो दोनों माँओं से लिपट गई और धीरे धीरे सिक्त होने लगी उन दोनों के हृदय में बसे उसके प्रति अथाह स्नेह से, प्यार से, ममत्व से। अभी आप सुन रहे थे शीला मिश्रा जी की लिखी हुई एक खूबसूरत सी कहानी, पिघलते हिमखंड। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।